So at this stage, when we have less than 1 month for our first JEE mains, I think student might be having some questions which I will try to answer in best of my capabilities or experience what I'm having. First of all, the key to the success is be confident. Many students might have prepared very well. कुछ लोग कम प्रिपरेशन में होंगे, कुछ लोग एक्सीलेंट प्रिपरेशन में होंगे, बट स्टिल मैनी स्टूडेंट विल बी नर्वस एट दिस टाइम कि अब तो जो लास्ट टाइम है वो आ गया है और उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए. तो लेट मी से इट, अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो डेफिनेटली दैट विल पे एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज the confidence with which you will be approaching the paper also depend will also be beneficial for you to score well. तो पहला की तो आई विल से कि वट एवर रिमेनिंग डेज यू आर हैविंग, मतलब वट एवर परसेंटेज ऑफ प्रिपरेशन यू हैव डन सो फार, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट. और अगर मेहनत किया है तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी वेस्टेड एंड it will be giving you result according to your preparation. तो let me start with points one by one. सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा होगा, बिकॉज इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि देयर इज ए मैशिंग ऑफ डेट्स बिटवीन बोर्ड्स एंड जेई मेंस. मैनी स्टूडेंट्स माइट बी कंफ्यूज कि मेरे को बोर्ड्स की प्रिपरेशन पहले करना चाहिए या फिर जेई मेन का करना चाहिए, दोनों एक साथ करना चाहिए. तो इसमें मेरा टेक क्या है, आई विल से फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है. अगर मान लिया इफ देर इज ए गाय जिसका अभी बोर्ड्स भी ढंग से तैयार नहीं है, तो ऑफकोर्स जेई मेंस को साइड में रख के पहले उसे बोर्ड ही पूरा फिनिश करना चाहिए. एंड दो आई प्रिज्यूम ऐसा बहुत लेसर नंबर ऑफ पीपल होगा जिनको अभी बोर्ड में दिक्कत होगा, क्योंकि यूजली बोर्ड्स के जो प्रिपरेशन है वो स्टूडेंट जनवरी तक खत्म कर लेते हैं यूजली, मतलब इन पास्ट ईयर्स. बट अगर किसी को भी अभी बोर्ड में ही अगर उसे शक लग रहा है कि पता नहीं अच्छी परसेंटेज आएगी नहीं आएगी, कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो आई विल सिंपली से कि यू शुड नॉट लुक एट जेई मेंस एंड यू शुड गो फॉर बोर्ड्स. फर्स्ट फिनिश इट, एंड बिकॉज बोर्ड्स अगर तुम खत्म करोगे तो स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जैसा लास्ट पेपर आया था, जो जेई मेन का पेपर आया था, दैट वाज आई वुड से बोर्ड प्लस, बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर था, तो दैट विल आल्सो बी हेल्पफुल इन जेई मेंस. अब ऐसा बोलने पे वो बच्चा ये जरूर बोलेगा कि सर इससे तो मेरा जेई मेंस का प्रिपरेशन सफर होगा. तो आई विल नॉट गिव यू एनी हनी कोटेड आंसर. आई विल ब्लंटली से कि अगर जेई मेन का प्रिपरेशन सफर होगा तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर 2 इयर्स और 3 इयर्स इन सम, सॉरी 3 इयर्स वाला तो नहीं होगा बोर्ड वाला बच्चा, 2 साल से तो तुम ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होगे. तो अगर तुमने अभी तक बोर्ड्स को ग्रैब नहीं किया है फुल्ली, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट, तो फिर क्या होगा कि तुम साथ साथ प्रिपरेशन चलाओगे तो तुम्हारा वो लेस एफिशिएंट प्रिपरेशन होगा. तो ये जो दिमाग में बैठा होता है ना, पीछे से बोर्ड हिट कर रहा होता है कि कहीं बोर्ड में ना टपक जाए या फिर परसेंटेज अच्छा ना आए, तो आई विल से कि वी शुड गो फॉर बोर्ड्स. दूसरे टाइप का बच्चा ये होगा जिसने बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर तो लिया होगा बट उसका अभी रिवीजन नहीं हुआ होगा. तो इफ दैट इज द केस, तो ऑफ कोर्स अगर बोर्ड का प्रिपरेशन कर लिया है, एक बार कोर्स खत्म कर लिया है, तो हम जेई मेंस का फुल फ्लो में प्रिपरेशन करें एंड 1 आवर यू कैन कीप फॉर बोर्ड्स रिवीजन. बिकॉज जो भी बच्चा सीरियसली जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, बोर्ड तो उसके लिए जैसे बोलते हैं ना, शुड नॉट बी ए मैटर ऑफ वरी. ये मेरा टेक रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड्स और मेंस के बीच में. अगर बोर्ड्स का प्रिपरेशन है ऑलरेडी तो फिर रिवीजन तो ऑफ कोर्स फिर भी करेंगे, तो 1 आवर पर डे विल डू एंड रेस्ट ऑफ द टाइम शुड बी डिवोटेड टू जेई मेंस. एंड अगर बोर्ड्स में ही दिक्कत है तो फिर जेई मेन को साइड में रखो 1 मिनट के लिए, पहले फर्स्ट फिनिश द बोर्ड्स. जिन बच्चों का अभी बोर्ड का एग्जाम होना बाकी है, ये उनके लिए पॉइंट था. अब सेकेंड क्वेश्चन उठेगा कि विच मेन टू टारगेट. मेन हमें फर्स्ट टारगेट करना चाहिए, मेन सेकेंड टारगेट करना चाहिए. तो अगेन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि कितने परसेंट सिलेबस अभी तक कंप्लीट हुआ है, प्लस जितने परसेंट कंप्लीट हुआ है वो तुमने कितने टाइम में किया है. एक ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट ए और बी है, स्टूडेंट ए ने भी 80% कर रखा है, बी ने भी 80% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, बट सिनेरियो कुड बी डिफरेंट. हो सकता है स्टूडेंट ए ने 11 से स्टार्ट किया हो और अभी तक वो 80% पे पहुंचा हो. स्टूडेंट बी हो सकता है कि ड्रॉपर्स के बच्चे यूजली लास्ट टाइम के रिजल्ट आने के बाद उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मे बी सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट किया हो. तो अगर स्टूडेंट बी है जिसने बहुत लेट स्टार्ट किया और अभी तक उसका 80% खत्म हुआ है, तो आई एम श्योर कि वो अगले इससे पहले पहले शायद वो पूरा 100% खत्म कर लेगा. तो ऑफ कोर्स उसको मेंस 1 टारगेट करना चाहिए. बट अगर एक बच्चे ने बहुत ज्यादा टाइम देने के बाद भी अगर 70-80% पे है, तो ही शुड ट्राई टू फिनिश द कोर्स फर्स्ट और मेंस 2 को टारगेट करें.
किसी बच्चे का अगर 50% है, 60% सिलेबस है, तो डेफिनेटली विदाउट डाउट वी शुड गो फॉर मेंस टू। अच्छा, व्हेन आई एम सेइंग कि मेंस टू को टारगेट करें, तो उसका मतलब क्या है कि जो हम अपना प्रिपरेशन प्लान बना रहे हैं, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल टिल मेंस टू। उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई चालू करें। और इसका ये मतलब नहीं कि आई एम नॉट सेइंग कि हमें मेंस वन देना ही नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स मेंस वन तो तुम्हें देना ही चाहिए, चाहे कितने भी लेवल का प्रिपरेशन हो, चाहे हमारा 10% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ हो। वैसे दिस इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, बट अगर हमारा 10% सिलेबस भी कंप्लीट हुआ तो भी हमें मेंस वन देना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जिसे बोलते हैं ना, गेटिंग द वाइब ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। तो व्हेन आई एम सेइंग कि टारगेट मेंस टू को करें, अगर हमारा सिलेबस 50, 60, 70% तक भी हुआ है अभी तक, तो उसका मतलब ये कि मेंस वन देना तो है, बट उसकी वजह से हमारा प्रिपरेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वरना क्या होगा कि अगर तुम किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरा जो सिलेबस है वो मेंस टू के पहले ही कंप्लीट हो पाएगा, और मेंस वन में भी मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, तो इसको रोक के फिर मैं उसका रिवीजन करने की कोशिश करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि टाइम तुम्हारा एफिशिएंटली हैंडल नहीं होगा, और लॉट्स ऑफ टाइम विल बी वेस्टेड, यूजलेस टाइम हो जाएगा उसमें। तो फिर तुम्हारा जो मेंस टू होगा दैट विल आल्सो सफर। मतलब मेंस वन में तो कुछ खास होगा नहीं, बट मेंस टू भी सफर करेगा। अगर हमारा सिलेबस खत्म हो गया है, देन नीड नॉट टू आस्क कि हमें मेंस वन में फुल फोर्स के साथ जाना चाहिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, अभी जैसे बिल्कुल लास्ट वाला टाइम आ गया है, तो कुछ बच्चे एक्सट्रीम पे रहते हैं। कुछ बच्चे तो जैसे किसी का सिलेबस खत्म हो गया हो, किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, देन मान लिया उसने कोई भी अपना मॉक टेस्ट दिया और उसमें उसका 210 मार्क्स आ गया, 220 मार्क्स आए, ही माइट बी वेरी हैप्पी कि यार इतना ही मैंने सोचा था, इतना मार्क्स तो आ रहा है। तो दैट डज नॉट मीन कि तुम्हारा प्रिपरेशन खत्म हो गया, दैट डज नॉट मीन कि तुम्हारा अभी रिजल्ट आ गया है। यू शुड नॉट बी टोटली रिलैक्स्ड, बिकॉज लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस में हम बताते हैं कि जो 4 मेंस थे, उनमें काफी बच्चों का जो मेंस वन में परसेंटाइल आया, वो आगे वाले मेंस में उससे कम परसेंटाइल आया, बहुत ही कम परसेंटाइल आया, ऐसे भी बच्चे हैं। तो उसका रीजन क्या हुआ होगा? ऑफ कोर्स एक रीजन तो ये हुआ होगा कि जैसे जैसे टाइम पास होता है, ऑफ कोर्स कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ता है, नो डाउट अबाउट इट। बट दूसरा ये भी हो सकता है वो बच्चा रिलैक्स हो गया हो, ठीक है, उसने एफर्ट मारना छोड़ दिया हो। तो यू नेवर नो कि जो आगे वाला मेंस है उसमें और बेटर रैंक आ जाए, और बेटर तुम्हें आईआईटी मिलेगा, और बेटर तुम्हें ब्रांच मिलेगा। तो हमें ना तो टोटली रिलैक्स होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी अदर वे अराउंड। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस दुनिया खत्म होने वाला है और 24 घंटे हम टेंशन में घूम रहे हैं, नखून चबाते हुए घूम रहे हैं। एंड इस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि इफ यू आर टेकिंग टू मच टेंशन, तो फिर तुम्हारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। अगर तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल स्टेबल है, एंड अगर तुम स्टेबल इन द सेंस कि कोई वरी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा बोलने पे ऑफ कोर्स कोई बच्चे बोलते हैं कि सर ये बोलना आसान है और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। आई डू एग्री कि इसको बोलना आसान है और इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है, बट इसमें कोई तुम्हारा दूसरा हेल्प नहीं कर सकता। व्हाट यू शुड थिंक कि अगर मैं डेली कंसिस्टेंटली 12 आवर्स अ डे इफ आई एम स्टडिंग, तो फिर मैंने तो जो अपना देना था वो अपना मैं बेस्ट दे ही रहा हूँ। उसके बाद जो भी होता है वो भगवान के हाथ में, मतलब अगर हम भगवान को मानते हैं तो फिर तो जो होगा वो अपने आप होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ओवरली वरी होके तुम क्या करोगे कि उस 12 घंटे में जो तुमने इनपुट डाला होगा वो 10 घंटे का रह जाएगा। मे बी तुम्हें लाइन पढ़ते समय दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि टेंशन में बहुत सारे बच्चे तो एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, उनके ऐसे हाथ कांपने लगते हैं बिल्कुल लास्ट टाइम में आके। यू शुड रियलाइज इट, मतलब मेरे बोलने से नहीं होगा, तुम्हें अपने अंदर तक समझना पड़ेगा कि अगर हमने मेहनत की है, एंड अगर मैं अभी मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, तो टेंशन लेने से रिजल्ट चेंज नहीं होगा। टेंशन लेने से केवल रिजल्ट नेगेटिव साइड पे तो स्लाइड होगा, पॉजिटिव साइड पे तो बिल्कुल स्लाइड नहीं होगा। तो वी शुड कीप ए बैलेंस बिटवीन टू थिंग, कि हम ऐसे भी नहीं कि चलो हो गया, जितना होना था हो गया, अब तो बहुत मेहनत हो गई, मैं एकदम बर्नआउट हो गया। ऐसा नहीं है, लोग 10-10 साल तक मेहनत करते रहते हैं, 10-10 साल तक 15-15 घंटे काम करते हैं। तो यू कैन डू इट फॉर 1 और 2 ईयर्स डेफिनेटली। तो ऐसा बर्न जैसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट गो ऑन अदर एक्सट्रीम एज वेल, कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। बहुत सारे बच्चे यही इसी टेंशन में वो डेली अपना कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये सब सोचने का टाइम, ये सब सोचने की जो बारी आएगी, वो हमारी 3 जुलाई के बाद आएगी, जब एडवांस का एग्जामिनेशन हो गया होगा। उसके बाद ये सोचेंगे कि नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा तो कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन सी ब्रांच लूंगा। अभी से उसके ऊपर बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। अभी से तो अगर तुम मान लिया 1 घंटे में मान लिया तुमने 10 क्वेश्चन किए, बाई चांस उसमें एक कॉन्सेप्ट वाला एक क्वेश्चन रियल एग्जामिनेशन में आ गया, इट कैन थ्रो योर रैंक फ्रॉम, मतलब ऐसा हो सकता है कि 2000 से 1500 पे तुम्हारा रैंक थ्रो हो जाए।
तो इसलिए ईच आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी फिल्ड विद एफिशिएंसी, और जो भी हम हार्डवर्क करें उससे। और मतलब यू शुड नॉट गो ऑन आइदर एक्सट्रीम। बस कहने का मेरा मतलब इस स्लाइड से ये है कि जो बचा हुआ टाइम है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि यार मैं बहुत दिनों से फाइट मारा था, या बहुत सारे बच्चे 11 ट्वेल्थ में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको शायद कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार मेरा मार्क्स तो 160 पे आके स्टक हो गया, अब इससे ऊपर जा ही नहीं रहा है, 160 से ज्यादा मैं स्कोर कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो अब क्या हो जाएगा अगले एक महीने में। तो लेट मी टेल यू, एक बार जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद जब हम फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं, तो काफी बच्चों का हेल एंड हेवन का इंप्रूवमेंट होता है। तो वी शुड नॉट स्टॉप पुटिंग एफर्ट्स टिल द वेरी लास्ट मोमेंट। ये ठीक है, यू कैन, मान लिया अगर मैं बोलूँ कि मेरा 280 मार्क्स आ रहा है, तो भी देर इज स्कोप कि हम और मार्क्स अपना बढ़ा पाए। तो इस स्लाइड से मेरा मतलब ये था। हाँ, इसी पॉइंट को अभी मैंने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरे 2 साल या 1 साल, ट्वेल्थ में या 11 ट्वेल्थ में या ड्रॉपर के टाइम पे, दे आर पुटिंग देयर बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स, जो वो कर सकते हैं, मतलब एवरीथिंग इज फाइन, वो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो उनको समझ में भी आता है, और अपनी तरफ से हार्ड वर्क भी पूरा करें, बट स्टिल दे फील कि यार एग्जामिनेशन में स्कोर नहीं होता, और लगातार कुछ बच्चों का जैसे होता है ना कि जोन बन जाता है कि 140 से 160 के बीच में ही मार्क्स घूम रहा है, फिर लास्ट में आके उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है, यार सब कुछ तो करके देख लिया, मार्क्स क्यों नहीं इंक्रीज कर, क्यों नहीं हो रहा, या फिर शायद होगा ही नहीं मेरे से। तो इसमें भी मैं तुम्हें बोलूंगा कि स्पेशली जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं, उनके मार्क्स में बहुत हेल एंड हेवन का जंप आ जाता है, बिल्कुल जब कोर्स खत्म हो जाता है, देन यू आर एबल टू सी द इंटायर कोर्स इन टोटालिटी। और लोगों के मार्क्स बहुत शानदार, मतलब आई हैव सीन द केसेस लास्ट ईयर इटसेल्फ, कि किसी का 110 से मार्क्स जंप होकर 230 तक पहुंच गया विद इन दिस लास्ट 1 और 2 मंथ। जब तुम पूरा कोर्स रिवाइज करोगे, एवरीथिंग यू शुड बी एबल टू सी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए मार्क्स के अंदर। बट इसके लिए एक तो बिल्कुल इम्पेशेंट ना हो कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूं और फिर मैं उसको मेजर करने बैठ जाऊं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, ये इतना क्विक भी नहीं होगा। और और जैसे लास्ट वाला जो टाइम है उसमें हमें बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्टिल देर इज ए स्कोप कि हमारा मार्क्स खूब इम्प्रूव हो जाए। तो ये कहने का मतलब मेरा इस स्लाइड से था। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट थिंग आता है कि मार्केट में यू विल फाइंड के ऑल सॉर्ट्स ऑफ र्यूमर्स विल बी देयर, क्या इस बार पेपर ये बना रहा है, इसमें मैथ टफ आएगा, फिजिक्स टफ आएगा, फिजिक्स में लेंदी पेपर आता है अगर ये बनाता है। दीज आर ऑल र्यूमर्स, लेट मी टेल यू, नो बडी कैन प्रिडिक्ट कि पेपर कैसा आएगा। ये ठीक है, अब अगर मान लिया 4 लोग खड़े होके तुक्के मारे, एक बोले कि फिजिक्स टफ आएगा, दूसरा बोले कि मैथ लेंदी आएगा, तीसरा कुछ बोले, अगर 10 लोग ऐसे प्रिडिक्शन करें तो कुछ ना कुछ तो पेपर में फिट बैठ ही जाएगा, देन हिल से कि मैंने तो पहले ही बोला था। तो आई विल से कि दीज आर गैसेस, और उसके बेसिस पे हमें अपनी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको बेस्ट, जैसे बोलते हैं, अगर हमें अपनी प्रिपरेशन पे जुआ नहीं खेलना है, बेट नहीं लेना है, तो बेस्ट प्रिपरेशन मेथड क्या है कि हमारे ऑल 3 सब्जेक्ट शुड बी इक्वली एफिशिएंट। ये ठीक है, हम उनको इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर किसी कोई सब्जेक्ट मान लिया एक्सट्रीमली वीक है, तो हमें उसमें ज्यादा टाइम देना चाहिए। मान लिया अगर ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनका मान लिया 70 मार्क्स फिजिक्स में आ रहा है, 70 मार्क्स केमिस्ट्री में आ रहा है, और 20 मार्क्स मैथ्स में आ रहा है, तो उन्हें लगता है कि यार मैथ पढ़ने से ज्यादा स्कोर इंप्रूव तो होता नहीं, तो वो मैथ और छोड़ देते हैं, फिर वो 20 का और 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और मार्क्स कम होता ही चला जाएगा। इट शुड बी अदर वे राउंड, क्योंकि किसी भी पेपर में एक डुएबल पोर्शन होता है, मतलब पेपर जो होता है ऑफकोर्स वो ग्रेडेड होता है, क्योंकि उनको रैंक देना है, इतना लाखों में रैंक देना है। तो they cannot make paper very easy, all the question cannot be very easy, all the question cannot be very tough। दोनों ही तरफ से रैंकिंग जो बनाएगा वो बहुत ही गंदा बनेगा। तो ऑफ कोर्स जो पेपर आएगा वो ग्रेडेड आएगा, उसमें कुछ डुएबल पोर्शन होगा जैसे बोर्ड का बच्चा भी कर लेगा अगर उसने ढंग से बोर्ड पढ़ाए तो। कुछ एवरेज पेपर होगा, एवरेज टाइप का मतलब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने जेई के लिए तैयारी किया है उसके हिसाब से कुछ पोर्शन ऑफ कोर्स टफ होगा। अब ये जो 3 पार्ट है इनका परसेंटेज में वेरी, मतलब कभी मान लिया जो डुएबल पोर्शन है वो थोड़ा सा कम हो गया, और जो टफ वाला पोर्शन है वो मान लिया 30% आ गया, तो हम बोलते हैं कि पेपर बहुत टफ आ गया। और अगर पेपर टफ आ रहे हैं तो उससे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटिव। अगर पेपर टफ आएगा, टफ आने का मतलब ये नहीं होता कि 25 में से 25 क्वेश्चन टफ होगा, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल पेपर में 3 क्वेश्चन टफ है, अगर हम बोलते हैं कि कोई पेपर बहुत टफ आ गया तो उसमें हो सकता है 5 क्वेश्चन टफ आ जाए, बस इससे ज्यादा ऊपर 6 क्वेश्चन टफ आ जाए मैक्सिमम, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा मेंस के पेपर में। तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो उससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाता है।
लास्ट ईयर अगर तुम एनालिसिस करोगे डिफरेंट जो शिफ्ट था मेंस के, उनकी परसेंटाइल में हेलन, सॉरी हाँ, परसेंटाइल स्कोर में हेलन हेवन का डिफरेंस था। 170 180 पे भी सेम परसेंटाइल मिल रहा था जो दूसरी शिफ्ट में 210 पे मिल रहा था। तो एक तो हमारे अपने दिमाग में मार्क्स रखना कि मेरे को इतने मार्क्स लेके आने हैं, दैट इज रबिश, क्योंकि वो रखना ही चाहिए। अगर मेरे हाथ में हो कि मैं मार्क्स टारगेट करके उतने मार्क्स ले आऊं, तो आई विल ऑलवेज गो फॉर 300 मार्क्स। मैं 299 में क्यों सोचूंगा, या अगर 4 का होता है तो 296 भी क्यों सोचूंगा। आई विल गो फॉर 100, आई विल गो फॉर किल। तो वो तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, वो तो उसके हाथ में है कि पेपर कैसा टफ, कितना टफ आता है, कितना इजी आता है, कितने डुएबल पोर्शन आता है, कितने लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई विल से कि हमारी जो प्रिपरेशन है तीनों बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी बच्चे का मैथमेटिक्स में, जस्ट ऐसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स ओनली बाय द वे, कि किसी बच्चे का ऐसा हो सकता है कि उसने 2 साल पूरा तैयारी की, फिर भी उसे मैथ से काइंड ऑफ फोबिया है। अब जो कोर्स उसका कंप्लीट हो गया है, अब जो अगला 1 मंथ बचा है, तो आई विल से कि अगर मान लिया मैथ से फोबिया है, तो 1 मंथ में ऐसा नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल हेवन एंड हेवन का डिफरेंस हो जाएगा। बट व्हाट वी कैन डू, कि जो कपल ऑफ टफ चैप्टर्स हैं सो कॉल्ड, जैसे मैथमेटिक्स की हम बात करें, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये ठीक है, एसओटी हो गया, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं, अगर उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें बिल्कुल बोर्ड लेवल तक का तैयार करके छोड़ दो। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि हम पूरा महीना इन्हीं 4 चैप्टर को समझने में निकाल दें, दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। कि जो लास्ट का टाइम है उसमें हम 1 2 चैप्टर के पीछे ही ना पड़ जाएं कि मेरे को इसका क्वेश्चन करना है। बट इन चैप्टर से भी बहुत इजी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब जैसे पीएनसी से बहुत सारे क्या, आई विल से 95% लोगों को डर लगता है, ये बात पेपर सेट करने वाले को भी पता है। तो यू विल फाइंड मैनी अ टाइम्स पीएनसी और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा फॉर्मूला रख के वैल्यू निकालने वाली जैसी चीज जो होती है ना, उस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो इस स्लाइड से मेरा ये मतलब है कि कोई जैसे डेफिनेटली लास्ट ईयर बाई चांस ऐसा हुआ कि मैथमेटिक्स का पेपर रिलेटिवली टफ आ गया, ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री रिलेटिवली इजी आ गया, तो यू विल फाइंड कि ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया कि मतलब मान लिया मैंने बोला केमिस्ट्री इजी आ गया तो उसका ये मतलब नहीं कि सभी ने 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर लिया, ऐसा नहीं। बट उनके बेसिस पे हमें अपनी प्रिपरेशन को जिसे बोलते हैं ना कि एडजस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि मैथ बहुत टफ आ गया तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन करने लग जाएंगे। यू नेवर नो, जे इज नोन फॉर सरप्राइजेस, अगले साल हो सकता है पता नहीं क्या सरप्राइज मिल जाए। हो सकता है इस बार तीनों इजी आ जाए, 2 टफ आ जाए, 1 टफ आ जाए, 1 इजी आ जाए। तो बेस्ट प्रिपरेशन किसको बोलते हैं कि वी शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी सिनेरियो, किसी भी तरह का सिनेरियो उसके लिए वी शुड बी रेडी। तो वो जब भी हो सकता है कि जब हमारे तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर हों, इक्वल लेवल पे हों, और इक्वल एफिशिएंसी आए तीनों में। दिस इज द आइडियल सिचुएशन। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी का 80 80 80 मार्क्स आ जाए। और वैसे भी पेपर का रिलेटिव टफनेस भी ऊपर नीचे होता रहता है कि मैथ टफ आ गया तो सभी का काम आएगा, उसमें तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बट सेलेक्टेड चैप्टर्स करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मान लिया हम 5 चैप्टर करके जाएं और उन्हीं से अगर टफ वाली साइड में क्वेश्चन आ जाए और जो हम छोड़ के जाएं उससे बहुत इजी वाले क्वेश्चन आ जाए, तो फिर देर इज ए काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन इट। तो गिवन ए चॉइस आई विल प्रेफर कि हम 80% सिलेबस करें या 100% सिलेबस करें। आई विल से कि 100% सिलेबस करें अप टू सम एक्सटेंट। अप टू सम एक्सटेंट मतलब अप टू सम प्रिपरेशन लेवल। हाँ, अब लास्ट टाइम में आके कुछ बच्चों का ऐसा हो गया होगा कि जिनका कोर्स खत्म हो गया, मैक्सिमम बच्चों का वैसे कोर्स खत्म हो गया होगा ना, वो मार्केट में घूम रहे होंगे कि कोई पैकेज कर लें, कोई बुक कर लें, एंड मतलब बहुत सारे बच्चे जैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं मटेरियल कलेक्टर बोलता हूँ मैं तो उनको, कि हर तरह का मटेरियल, जैसे आजकल तो टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ मिलती रहती है, वो डेली वो 1 घंटे बैठ के यही कलेक्ट करते रहेंगे, बट उसको छुएंगे नहीं। वो कुछ चीज स्टार्ट करेंगे, उसमें 4 6 क्वेश्चन किए, फिर किसी ने दूसरे बता दिया कि 3 साल पहले तो इससे एक क्वेश्चन आया था इस बुक से, देन दे विल स्टार्ट डूइंग इट, और वो सारा कुछ हैफेजर्ड हो जाएगा। मतलब जो टाइम लास्ट में बचा हुआ है दैट विल नॉट बी यूज्ड एफिशिएंटली। तो आई विल से कि डू नॉट गो फॉर इट। अगर मान लिया मेरे पास 2 चीजें हैं करने के लिए, तो 1 बाय 1 कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक कर लो, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, क्या बोलते हैं, एडवांस तक का बहुत टाइम पड़ा है। इफ यू आर फाइटिंग फॉर एडवांस, मेंस 2 के लिए भी टाइम पड़ा है। सीरीज में कर लो, पहले एक कर लो फिर दूसरा कर लो, और जो बस सोर्स उठाएं वो थोड़ा सा ऑथेंटिक उठाएं। और ऑथेंटिक का मतलब ये है कि वो बहुत इजी भी नहीं होना चाहिए कि वो मेरे को फील गुड का फैक्टर दे रहा है फालतू का,
और बहुत टफ भी नहीं होना चाहिए कि वो सामने का जो इंस्टीट्यूट वाला है वो अपना दिखाना चाह रहा है कि देख मैं इतने टफ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इट शुड बी रेलेवेंट, और रेलेवेंट का मतलब ये कि कुछ क्वेश्चन टफ हो गए, कुछ इजी हो गए, जैसा मेंस में आता है उस तरह का अगर कोई हमें रिवीजन पैकेज मिलता है तो दैट वी शुड डू। ये ठीक है, अगर कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार मैं शीट को दोबारा रिवाइज करूं क्या, तो आई विल से कि अगर चैप्टर चल रहा था जब उस टाइम पे अगर तुमने शीट किया, और शीट आई एम अज्यूमिंग के किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का था, उसमें अगर जो मेंस लेवल की एक्सरसाइज थी उसमें से अगर मैंने 50-60% अपने आप सॉल्व कर लिया उस टाइम पे जिस टाइम पे चैप्टर चल रहा था, तो आई नीड नॉट टू गो थ्रू इट अगेंस्ट, ये ठीक है, आई नीड नॉट टू सॉल्व इट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगेन। व्हाट यू कैन डू एट द मैक्स कि हम उसको जैसे बोलते हैं रीडिंग लगाते चले जाएं। अगर तुमने एक बार चीजें कर रखी है तो काफी कुछ वैसे रिकॉल हो जाएगा, और मोस्ट वाली लोगों ने वैसे भी वो रिवाइज कर रखा होगा। मतलब उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करने में क्या होगा कि अनकॉन्शियस ब्रेन में तुम्हारे 90% सोल्यूशन पहले से होगा, तो मे बी यू विल गेट फॉल्स नोशन कि मेरे को सब कुछ आता है। और जबकि अगर तुमने एक बार वो पहले ढंग से सॉल्व कर लिया था और तुमसे हो भी गया था, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय आई विल डू समथिंग एल्स जिससे मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ जाए। ठीक है, अब मान लिया जब चैप्टर चला था उसी टाइम पे आई वाज एबल टू सॉल्व ओनली 10% ऑफ द क्वेश्चन, देन आई विल से कि उसका मतलब कि दैट इज नॉट कंप्लीटेड, तो फर्स्ट डू इट। पहले तो जो तुम्हारा कोचिंग का मटेरियल है उसकी जो एक्सरसाइज है उसको करो, फिर अगर ये वाला है कि हमने प्रैक्टिस किया ही नहीं है अभी तक कुछ, तो फिर उसी को यूज करो, क्योंकि उसमें क्या होगा कि किसी भी चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले क्वेश्चन दिए होंगे। आई एम अज्यूमिंग मोस्ट प्रोबेबली इन दैट मटेरियल वट एवर मटेरियल यू आर हैविंग। अगर हमने वो सब कर रखा है तो वी कैन गो फॉर सम जिसे बोलते हैं रिवीजन पैकेज। तो उससे क्या होगा कि जंबल्ड अप क्वेश्चंस मिल जाए हमें, तो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जंप करते समय एक चैप्टर के क्वेश्चन से दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन में जब हम जंप करते हैं तो ब्रेन को थोड़ा सा लोड आता है, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब वैसे तो टेस्ट के थ्रू भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इट इज नॉट दैट बिग अ फैक्टर, बट आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड। अभी से लेके लास्ट तक हम प्रैक्टिस टेस्ट दें ऑफ कोर्स, और उसको एनालिसिस भी करना चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैं फिजिक्स में इतना टाइम दूंगा, केमिस्ट्री में इतना टाइम दूंगा, ये ठीक है, एक क्वेश्चन को कितनी देर तक सॉल्व करनी चाहिए। इस तरह के जो पैटर्न्स हैं वो जब ही बनेगा जब हम टेस्ट दें। जैसे कुछ बच्चे क्या होंगे, अगर जिनका सिलेबस मान लिया अभी 80% पे होगा, 90% पे होगा, तो व्हाट दे विल डू कि वो बोलेंगे यार मैं पहले एक बार सिलेबस खत्म कर लेता हूँ, बिल्कुल लास्ट में जाके फिर टेस्ट दूंगा। दैट इज बेसिकली सिंपली शोज वन पॉइंट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। मतलब तुम अपने आप को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें डर लग रहा है कि मैं पेपर दूंगा तो मेरे मार्क्स नहीं आएगा। मार्क्स आना इज वन पार्ट, जो दूसरी वाली चीज होती है क्वेश्चन को हैंडल करना, किसी क्वेश्चन में हम अटक गए तो उसको अप्रोप्रिएट टाइम पे लीव करना, ये सारी जो स्किल्स हैं वो जब ही डेवलप होगा व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग। तो इसीलिए टेस्ट देना चाहे कितना भी परसेंट सिलेबस हुआ हो, मान लिया मैं बोलूं कि 80% सिलेबस हुआ है तो बढ़िया है, तो फिर तुम तो वो जो 300 का पेपर है मोटा मोटा उसको 8 इंटू 3 240 का पेपर मानो। मतलब तुम तो ये मानो कि 240 में से मेरा स्कोर आएगा जो भी आएगा। अब लेट मी सी के 240 में से हाउ मच आई कैन स्कोर, उसमें से कुछ तो क्वेश्चन होंगे ना जो तुमने कंप्लीट किए होंगे, तो क्वेश्चन को सेलेक्ट करना इज ऑल्सो एन आर्ट कि कौन सा क्वेश्चन डुएबल है, कौन सा क्वेश्चन नॉट डुएबल है एट द फर्स्ट गो व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द पेपर। तो ये सारी स्किल बिल्कुल लास्ट दिन में, ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक चम्मच हम सिरप पियेंगे और वो सारी हमारे दिमाग में आ जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम। तो अभी से लेके जब भी जेई तक का पेपर है वी शुड नॉट अवॉइड गिविंग द पेपर, वी शुड गिव द पेपर्स, कहने का मतलब ये है। हाँ, अब जब इसकी बात आ गई तो फिर कुछ बच्चे अगेन एक्सट्रीम पे चले आते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सुबह और शाम एक पेपर देना चालू कर देंगे। तो आई विल से कि हमें इतना पागल नहीं होना चाहिए, दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ देंगे, लास्ट के एग्जाम से पहले मैं 3 पेपर दे दूंगा तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगा, नहीं होगा। और दूसरा कि मैं डेली 2-2 पेपर दे रहा हूं तो वो भी नहीं होगा, बिकॉज पढ़ने में ब्रेन का बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, वेदर यू फील इट और नॉट। ठीक है, अगर तुम किसी भी चीज को कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो तो ब्रेन बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। अब मान लिया हम पेपर दे रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इफ योर प्रिपरेशन इज एवरेज और अबव एवरेज, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा फोकस होगा पेपर के ऊपर और जिसमें बहुत सारा एनर्जी तुम्हारा उसमें खर्च होगा। अब मान लिया मैं सुबह शाम पेपर देना चालू कर दूं, तो वो जो फोकस का जो लेवल है, जो कंसंट्रेशन लेवल है, ब्रेन को 3-4 दिन के बाद क्या लगेगा, यार ये तो डेली का इसने लगा लिया है,
तो वो अनकॉन्शियसली वो क्या होगा कि धीरे धीरे फोकस कम होता चला जाएगा, मतलब यू विल फील कि यू लूज फोकस। क्वेश्चन पढ़ने में तो समझ में नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा कि यार पता नहीं मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ पेपर पे। उसका रीजन ये है कि मे बी यू आर डूइंग इट टू मच। ये ठीक है। तो देयर हैज टू बी ऑप्टिमम नंबर ऑफ पेपर विच वन शुड अपीयर फॉर। अगर मेरे से पूछोगे अभी कितना होना चाहिए, तो अगर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया तो वीक में 2 दे सकते हो, एट मैक्स 3 दे सकते हो। 3 पेपर, केवल 3 पेपर 3-3 घंटे के। ये ठीक है, ऑफ कोर्स गैप एक एक दिन का बीच में होना चाहिए। तो दैट वे इट विल बी a healthy practice rather than it will not be too exhausting, और it will not be जैसे बोलते हैं अंडर प्रैक्टिस। हाँ, इसमें एक रेलेवेंट प्रैक्टिस टेस्ट देना भी जरूरी है, क्योंकि नाउ डेज यू विल फाइंड कि बहुत सारे बच्चे, मतलब जो शायद अभी पढ़ रहे होंगे या जस्ट पढ़ के पास हुए होंगे, वो भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन कबाड़ कबूड़ के और एक पीडीएफ बना के डाल देंगे कि ये पेपर आ गया। पेपर बनाते समय बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो तो यू विल फाइंड कि कोई भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट है वहां पे पूरा एक सेल ही अलग होता है। ये ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, मतलब हम पेपर को बैलेंसिंग भी करना होता है, चैप्टर की तरफ से भी, टफनेस लेवल की तरफ से भी। क्वेश्चन, मतलब लीनियर समेशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट पेपर, वी शुड अंडरस्टैंड दैट। तो ऐसा नहीं है कि हम फ्री के चक्कर में जंक उठा लें, या फिर कुछ बच्चे चैलेंज चैलेंज करके देंगे कि देख तू ये पेपर करके दिखा। अगर तेरे मान लिया 80 मार्क्स आ रहे हैं, किसी बच्चे के 80 मार्क्स आ रहे हैं, उसने कोई एक जंक पेपर कर लिया, मान लिया उसके 30 मार्क्स आए या 40 मार्क्स आए, तो उसका तो हो सकता है कि पूरा कॉन्फिडेंस ही शेक हो जाए। क्योंकि आई हैव सीन, किसी बच्चे ने मेरे को एक पेपर दिखाया, उसमें जो ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको ऑब्जेक्टिव बना के डाल रखा था, किसी भी मतलब किसी नौसिखिए नहीं किया होगा ऐसे। तो वो तो किसी भी बच्चे का कॉन्फिडेंस खराब कर सकता है। तो ऐसा करने पे बच्चे का हो सकता है कि सारी कुछ अच्छा चल रहा हो, एंड मे बी उसका जो रैंक है वो आराम से 1000 के आसपास आने वाला हो, और लास्ट मोमेंट वो ऐसे ही उल्टे सीधे 1-2 पेपर कर ले और उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। फिर क्या होगा कि उसे हर बार शक लगेगा, पता नहीं मेरे कितने मार्क्स आएंगे, पहले तो सब कुछ सही चला था, पता नहीं। पहले मटेरियल पे वो शक करने लगेगा, पहले टेस्ट पे वो शक करने लगेगा। तो बी वेरी कॉन्शियस वाइल यू आर सेलेक्टिंग मटीरियल, बीट टेस्ट पेपर और जो भी हमारा प्रैक्टिस मटेरियल है, उसमें लॉट्स ऑफ, जैसे बोलते हैं आई वुड से, रिसर्च गोज इनटू इट। ऐसा नहीं कि किसी भी बुक से उठा के हम 10 क्वेश्चन करना चालू करते हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोसीजर। और मार्केट में आई कैन टेल यू, बी इट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट और बी इट बुक्स, या फिर पीडीएफ की फॉर्म में टेस्ट पेपर हो गया, बहुत सारा मार्केटिंग मटेरियल यू विल गेट विच इज नॉट, जैसे बोलते हैं, रेलेवेंट फॉर द जेई एग्जामिनेशन। तो गो फॉर ए ट्रस्टेड सोर्स। लास्ट टाइम में टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब पेपर देते समय, पेपर में क्योंकि काफी कुछ तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि चलो ठीक है, नॉलेज तो है, बट एम आई एबल टू प्रोड्यूस इट प्रॉपरली, ये ठीक है, विद प्रॉपर रिजल्ट्स। तो उसके लिए पेपर में हमें कैसे जाना चाहिए, क्या एम करना चाहिए, क्या एम नहीं करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और उससे रिलेटेड जो इंटेलिजेंसी गैदरिंग है या प्रैक्टिस है, वो अभी की जा सकती है। मतलब जस्ट पेपर में जाके कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जितने भी एक्सपेरिमेंट करने अभी जो तुम टेस्ट पेपर दे रहे हो, प्रैक्टिस पेपर दे रहे हो, उनके अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को एक ये चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी हमारा पीसीएम का पेपर है, उसमें बच्चे कुछ ऐसे सोचते हैं कि देयर आर 3 कंपार्टमेंट्स और 3 सेक्शन, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक मैथमेटिक्स है। और जो मैंने बच्चों से बात करके ओवर द ईयर्स विच आई हैव फाउंड आउट, कि बहुत सारे बच्चों का मेंटल सेटअप ऐसे होता है कि यार केमिस्ट्री को देंगे 40 मिनट्स, फिजिक्स को देंगे 1 घंटा, 40 मिनट्स और 50 मिनट्स, केमिस्ट्री में से जो टाइम बचेगा वो मैथ को देंगे। यूजुअली बच्चे ऐसे करते हैं। तो आई विल से कि हमें ऐसे कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा पेपर टफ आने वाला है, कौन सा इजी आने वाला है। अब मान लिया मैथ सुपर टफ आ जाए और फिजिक्स थोड़ा सा लेंथी और सुपर इजी आ जाए, मान लिया, तो अगर मैंने फिजिक्स पे 1 घंटे का ही बैरियर लगा दिया, तो हो सकता है मैनी डुएबल क्वेश्चंस आर लेफ्ट, और मैथ में हम जबरदस्ती 1 घंटे 10 मिनट में किए जा रहे हैं और क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। तो जहां क्वेश्चन होने वाले थे वहां तो हमने टाइम इन्वेस्ट किया नहीं, और जहां नहीं हो रहे वहां जबरदस्ती टाइम लगा रहे हैं। दिस इज नॉट एन इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी। हमें तो सीधा सीधा क्या करना चाहिए, आई वुड, जो मेरा सजेशन है, मतलब मानो या ना मानो वो तुम्हारे ऊपर है, और यू माइट बी हैविंग सम अदर एफिशिएंट वेज डिपेंडिंग अपॉन योर ओन, जैसे बोलते हैं ना, रिसर्च। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें पूरे पेपर में 2 राउंड लगाने चाहिए। फर्स्ट राउंड शुड बी डेडिकेटेड टू फाइंडिंग आउट एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन विच आर वेरी इजी, और
मतलब लेंदी भी नहीं होना चाहिए। इजी का मतलब क्या है कि वी शुड बी डूएबल विद इन 3-4 मिनट्स। कोई भी क्वेश्चन मेरे को इजी लग रहा है, लेंदी लग रहा है, फर्स्ट राउंड में छोड़ते चले जाओ। और कोई भी क्वेश्चन पढ़ा मैंने समझ में नहीं आया क्या बोला, टफ लगा, छोड़ दो उसको। बिकॉज पहले आई शुड मेक श्योर कि क्वेश्चन में जो डुएबल क्वेश्चन है, जो जो मेरे को आते हैं, वो मेरे पहले खत्म हो जाए, वो सही हो जाए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि किसी क्वेश्चन में शुरू से ही उन्होंने दिमाग लगाना चालू कर दिया, 10-15 मिनट खर्च हो गए, नहीं हुआ, और लास्ट में जाते जाते घंटी बजने वाली है खत्म होने का, फिर उन्हें 2-3 क्वेश्चन दिखाई दिए जो उन्हें लगता है कि ये तो यार हो जाते हैं मेरे से। तो दिस इज बेवकूफी अगर हम गलत जगह पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यू शुड मेक श्योर कि जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं दैट यू शुड बी एबल टू डिलीवर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि हम 90 क्वेश्चंस, मतलब उसको एक यूनिट माने पेपर को, एंड आई शुड सी कि उन 90 क्वेश्चंस में, बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आई शुड बी एबल टू डू इट विद इन गिवन टाइम लिमिट। गिवन टाइम लिमिट मतलब विद इन 3 मिनट्स और 2.5 मिनट्स और 4 मिनट्स, अप टू द मतलब मैक्सिमम 4 मिनट्स तक। बट उससे ऊपर जा रहा है, मेरे को लग रहा है 10 मिनट लगेगा, तो ऑफकोर्स वी शुड लीव इट इन फर्स्ट गो। तो उससे क्या होगा कि हमारा हमेशा तुम्हारा स्कोर ऑप्टिमम आएगा। पेपर टफ आ जाए, इजी आ जाए, कुछ भी तुम्हें मतलब मार्क्स में तो ऊपर नीचे हो सकता है, बट परसेंटाइल में ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से तुम्हारी स्ट्रेटेजी विल बी ऑप्टिमम। दिस इज माई सजेशन। ठीक है, ऐसा बोलने पे कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि ये डुएबल है या नहीं है। तो देखो मतलब उन्हें बोलता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये मेरे से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बट ऐसा मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है। मेंस के जो क्वेश्चन है वो यूजली प्रोसीजरल क्वेश्चन होते हैं। अगर तुम्हें थ्योरी आती है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये डुएबल है या नहीं। डुएबल है मतलब ऑफ कोर्स जेई की तरफ से तो डुएबल होगा ही होगा, तुम्हारी तरफ से इट इज डुएबल और नॉट, आई एम सेइंग इट। और इक्का दुक्का क्वेश्चन में होता है तो जिसमें शक लगे छोड़ दो, इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा। बाकी अभी से लेके जो तुम टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करोगे, दैट विल आल्सो हेल्प यू इन डिसाइडिंग के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, एक ये भी है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि यार मेरा जो इंटीग्रेशन है वो बहुत सॉलिड है। ठीक है, बहुत ही सॉलिड है, उन्हें फक्र होने लगता है, ये ठीक है, प्राउड और फील होने लगता है। तो बाई चांस ऐसा हो सकता है हम पेपर में जाएं, पहला ही क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हो, और मेरे को लगे यार मजा आ गया, अब तो मैं इंटीग्रेशन तो फोड़ ही दूंगा, तो मेरे लिए पेपर बनाया, और बाई चांस वो पेपर में, मतलब उस पेपर में जो टफ क्वेश्चन है वो शायद इंटीग्रेशन का पूछ ले। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आई शुड बी रेडी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, मैंने करना चालू किया, नहीं हुआ, फिर मुझे लगा यार इंटीग्रेशन का कैसे नहीं होगा, इंटीग्रेशन तो मेरे को बहुत अच्छी तरह आता है, देन आई कीप डूइंग इट, एंड मे बी आफ्टर 10 मिनट्स आई एम नॉट एबल टू डू इट, सारा कॉन्फिडेंस विल बी लॉस्ट। तो फॉर दिस यू शुड बी मेंटली रेडी ऑलरेडी। तो इफ यू आर रेडी देन यू विल नॉट गेट, जिसे बोलते हैं ना, जॉल्ट एग्जामिनेशन में बैठ के वहां तुम स्टन नहीं होगे यार ये क्या हो गया, मेरे को एक ही चैप्टर तो, 2 ही चैप्टर तो आते थे ढंग से, उनके भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो अब आगे तो क्या ही होगा। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड यू शुड नॉट हैव। यू शुड एक्सपेक्ट कि विच एवर topics you are having, मतलब whichever topics or chapter you are categorizing as your strength, you may not be able to do questions from those chapters as well if that falls in the tough category. तो उसके लिए we should be mentally ready. हाँ, एक ये चीज भी है, दिस इज ऑल्सो, मतलब मैं हर साल बच्चे को बोलता हूँ, हर साल, एवरी ईयर, एंड एवरी ईयर सम ऑफ द स्टूडेंट विल कम बैक एंड से कि हमने यही मिस्टेक कर दिया पेपर में जाके ना, इतना सब बोलने के बाद, एंड दैट इज कि एक क्वेश्चन करते समय कभी कभी डिसेप्टिव भी हो सकता है क्वेश्चन के जो लोग हैं, एंड आई फील कि यार आई शुड बी एबल टू डू इट विद इन 3-4 मिनट्स, एंड मे बी सम ट्रिक इज इन्वॉल्व एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट विद इन से 5 मिनट्स। फिर then I will think, yeah, I have already invested 5 minutes in it, then probably next 2 minutes it will be solved, then again I'll invest another 2 minutes, then I'll say, okay, I have already lost 7 minutes now, so I should get marks from this, otherwise if I'm going to next question that will cost me 5 minutes, maybe investing 1 more minute in this question I should be able to get 4 marks. So this is something which you are going spirally down, you should know when to shut it. ये ठीक है, तो इट इज, मतलब चूजिंग अ क्वेश्चन इज एन आर्ट एंड लीविंग अ क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वन क्वेश्चन, ये ठीक है, विच मे बी योर फ्रॉम द फेवरेट चैप्टर can give you 4 marks, it won't give you 40 marks. If you are able to do it, it will not give you 40 marks, of course at the max it will give you 4 marks, ये ठीक है। तो but if because of it your tempo is lost in the
एग्जामिनेशन, इट कैन कॉस्ट यू 40 मार्क्स। मतलब ऐसा हो सकता है एक क्वेश्चन हमने करना चालू किया और उसमें अटक गए और नहीं हुआ, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस शेक हो गया, पूरा पेपर आगे का बर्बाद हो जाए, 40 मार्क्स कमाए, 30 मार्क्स कमाए। दैट इज ए वेरी यूजुअल स्टोरी। तो उसके लिए वी शुड बी प्रिपेयर कि किसी भी क्वेश्चन से आई शुड नॉट हैव ईगो क्लैश कि ये तो करके ही दिखाऊंगा, नो। और किसी भी क्वेश्चन में आई शुड नॉट इन्वेस्ट, आई वुड से मेंस के क्वेश्चन में नेवर एवर इन्वेस्ट मोर देन 6-7 मिनट्स इन द फर्स्ट गो में तो 4-5 मिनट्स मैक्सिमम, बस उसके बाद तुरंत छोड़ दोगे। तुम्हें लग भी रहा है कि अब अगले स्टेप में आ जाएगा, बस आ जाएगा, कुछ समथिंग इज मिसिंग, आ जाएगा, तुरंत छोड़ दो। द मोमेंट यू क्रॉस 6-7 मिनट, लीव इट। यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द क्वेश्चन एंड डू इट, ये ठीक है, बट बिकॉज ऑफ इट योर इंटायर फ्लो शुड नॉट बी ब्रोकन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया कि आई शुड नॉट थिंक आई विल स्कोर 210 मार्क्स बिकॉज लास्ट टाइम 210 मार्क्स पे आईआईटी दिल्ली में ये वाली ब्रांच मिली थी। दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट गो ऑन इन योर माइंड, राइट? बिकॉज you cannot decide कि how many marks you are going to get. It is not in your hand. It is, it depends upon the toughness level of the paper. What is in your hand is कि whatever question, whatever doable question you are able to identify, that you will do it correctly without any calculation mistake. ये ठीक है, उसको अगर तुमने कर दिया और अगर तुम्हें क्लास में पढ़ाते समय 70-80% समझ में आता है, देन यू विल मेक इट आराम से, चाहे कैसा भी पेपर हो। टफ पेपर होगा, अपने आप कट ऑफ नीचे आ जाएगा, एंड सो ऑन। हाँ, एक ऐसा भी हो सकता है किसी किसी पेपर में, मतलब दीज आई एम टेलिंग यू सो दैट कम से कम पेपर में अगर तुम्हारे साथ कभी ये सिचुएशन हो तो यू हैव ऑलरेडी हर्ड इट, तो यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड आई गेस टू डील विद इट। कि अगर मान ली हमने पहले एक क्वेश्चन किया, दो क्वेश्चन किया, तीन क्वेश्चन किया, चार क्वेश्चन किया, कुछ भी नहीं हुआ, पहले पांच क्वेश्चन किया, एक भी नहीं हुआ, तो भी उससे यू शुड नॉट पैनिक। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल, ऑफ कोर्स। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन ठीक है तो ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये थे कि आज शायद मेरा ही दिन खराब है, कोई ऐसा दिन खराब नहीं है। जेई सब्जेक्ट नॉलेज के साथ तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ भी चेक करता है, तो अगर पहले पांच क्वेश्चन नहीं हुए तो यू शुड हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर 2 years एंड प्रिपेयर्ड वेल। then if I'm not able to solve it, then nobody else will be able to solve it. You should have that much confidence. तो ऐसा हो सकता है, बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने अभी बोला, अभी से लेके जेई मेंस के बीच में जितने एग्जामिनेशन दोगे, उसमें दीज काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज यू विल बी एबल टू डेवलप विद इन योरसेल्फ, हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशन। एक्सट्रीमली टफ पेपर आ जाए, एक्सट्रीमली इजी पेपर आ जाए, यू शुड बी एबल टू हैंडल। एक्सट्रीमली इजी पेपर में बच्चा सोचता है कि अब तो मैं 300 में से 300 ही मारूंगा, और फिर वो गलतियां करना चालू कर देता है धड़ाधड़ धड़ा। उसे लगता है यार जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करो, क्वेश्चन बहुत इजी है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, सब बच्चों के बहुत मार्क्स आएंगे, तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी स्लो। तो आई विल से ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अपनी जो तुम्हारी यूजुअल स्पीड है उसी में हमें पेपर करना चाहिए, बिकॉज वहां पे एग्जामिनेशन प्रेशर की वजह से डेफिनेटली यू विल मेक सम मिस्टेक्स, ठीक है? तो अगर तुम कूल माइंड से विदाउट आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग स्पीड अगर तुम पेपर करोगे, देन यू विल गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। हाँ, ये दिस आई ऑलरेडी सेड कि एग्जामिनेशन में बैठ के हम ऐसा नहीं कि सपने देखने लग जाएं और ड्रे ड्रीमिंग करें कि पता नहीं यार, मेरे तो लगता है इस मतलब पेपर करते करते फील रहती है कि अब तो मेरे को 220 मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, 220 मार्क्स में लास्ट ईयर कॉम साइंस मिला था फलानी जगह, ऐसे वहां पे बैठ के सोचना नहीं है पेपर टफ है इजी है कितने मार्क्स आएंगे, ये सब केवल पेपर से बाहर आने के बाद ही सोचना है। वहां तो हमें फुल कंसंट्रेशन किस पे देना है कि जो जो क्वेश्चन डुएबल है वो छोड़ पहले करें बस। ये वाला जो डाउट आता है वो सबसे ज्यादा जब आता है जब बच्चा लगभग 80-90% सिलेबस पे बैठा होता है ना, यस। और फिर उसको लगता है मैं पुराना रिवाइज करूं ढंग से या फिर पहले आगे वाला करूं। तो मेरी ओपिनियन में अगर 80-90% सिलेबस है तो पहले कोर्स कंप्लीट करो। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम पुराने वाला रिवाइज करने चले जाएं और तो टाइम खत्म हो जाएगा, फर्स्ट मेन दे दिया, उसके बाद यू विल हैव के यार इतना टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं अब चैप्टर पढ़ने की, नई चीज पढ़ने का। मेंस टू आई विल से मेंस टू तक अभी काफी टाइम है, तो अगर 80% सिलेबस भी हुआ है तो आई शुड ट्राई टू फिनिश फर्स्ट वो 20% ऑफ द सिलेबस, तभी हम मेंस टू में कम से कम एक सॉलिड फाइट दे पाएंगे। अगर हम उस 20% को इग्नोर कर जाएं तो शायद मेंस वन और टू दोनों में ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और मतलब जो भी हमारा टैलेंट है उसके हिसाब से शायद रैंक कॉम्प्रोमाइज होगा। सबसे पहले तो बी रिलैक्स्ड। 24 आवर्स का मतलब कि जस्ट एक दिन पहले की बात है, तो आई विल नॉट सजेस्ट टू स्टडी एनीथिंग ऑन दैट डे ना। जस्ट गिव योर माइंड
प्रॉपर रेस्ट, ताकि वो नेक्स्ट फाइट के लिए तैयार रहे। लास्ट के दिन में मैंने, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे भी हम जाते हैं, वहां पे कुछ बच्चे बैठ के ना वहां पे पेज पलट रहे होते हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला, मतलब उससे केवल टेंशन ही इंक्रीज होगी और कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि मतलब सिक्स्थ को अगर मेरा एग्जाम है, तो फिफ्थ को तो आई थिंक वी शुड नॉट स्टडी। एट द मैक्स 1 or 2 hours इफ यू फील लाइक यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज टोटली रिलैक्स करना चाहिए। और मूवी वूवी देख सकते हैं, जो भी तुम्हारा फेवरेट चीज है वो कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जोर मैं इस बात पे दूंगा कि हमें नींद प्रॉपर आनी चाहिए, वरना क्या होगा कि ब्रेन विल बी स्लीपिंग। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं मेरा तो एक्टिवली काम करता है, तो पता नहीं लगता ना ऐसी चीज कि मेरा ब्रेन कितनी एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, इसका कोई बैरोमीटर थोड़ा आता है। तो प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट टाइम पे थोड़ा सा नर्वसनेस होना इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। तो अगर मान लिया मेरे को 6 आवर्स की नींद तो लेनी ही चाहिए मिनिमम, और उस दिन तो 7-8 आवर्स की लेनी चाहिए। अब मान लिया 7 आवर्स के लिए मतलब मेरे को ऐसे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए कि मेरे को 8 बजे निकलना है तो -7 आवर्स करके इतने बजे सोना है। आराम से 1-2 घंटे का लीवे होना चाहिए कि अगर नींद हमें लेट आए तो दैट शुड बी कॉम्पनसेटेड। तो अर्ली जाना चाहिए बेड पे। और यू शुड हैव प्रॉपर फूड। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ज्यादा नींद आएगी एग्जामिनेशन, मतलब आई हैव सीन पीपल हु गो टू दैट एक्सट्रीम के खाना ही नहीं खाएंगे कि वरना नींद आएगी एग्जामिनेशन। नहीं, ये गलत बात है। अगर तुम प्रॉपर फूड नहीं हो तो तुम्हारा दिमाग कम चलेगा, वेदर यू रियलाइज इट और नॉट। और बाकी तो छोटी मोटी चीजें हैं कि हमें अपनी चेकलिस्ट बना के रखनी चाहिए, ऑफ कोर्स पहले से ही, हफ्तों पहले से बना के रखनी चाहिए क्या क्या चीजें ले जानी है। प्रेफरेबली अगर हो सकता है सेम शहर में है तो हमें सेंटर जरूर विजिट करके आना चाहिए, उससे हाफ ऑफ द टेंशन विल बी टेकन अवे। केवल उसी दिन जाने पे और 5-10 मिनट भी अगर ट्रैफिक में इधर हो जाता है तो मेंटल सेटअप बिगड़ जाता है। आई मीन टू से कि वी शुड बी फुल्ली काम इन आवर माइंड व्हाइल गोइंग फॉर ए पेपर। मेरे हिसाब से अगर आप 2020 की बात करें तो अब रिवीजन नोट्स बनाने का टाइम गया। वी शुड नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दैट विल बी टाइम टेकिंग और टाइम वेस्टेज जैसी चीज। अगर मान लें हमारे पास प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, उनमें से शॉर्ट नोट बनाने की बजाय व्हाट आई विल डू कि आई विल कीप ए हाइलाइटर एंड वट एवर आई विल फील इज इंपॉर्टेंट पॉइंट आई विल हाईलाइट इट दैट मच पोर्शन। तो जो दोबारा रिवाइज करेंगे बस उन हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ लो, दैट इज इनफ, rather than wasting 3-4 hours in a chapter to make short notes। अगर मान लिया मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और एवरीथिंग इज रेडी, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, रिवीजन भी हो चुका है, देन वन कैन अफोर्ड टू मेक, जिसे बोलते हैं ना एक पेपर में सारा चैप्टर लिखना है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, दैट कैन बी डन। बट अगर मान मेरे को रिवीजन करना है अभी या फिर अभी प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं है, देन वी शुड नॉट गो फॉर इट इन माय ओपिनियन। अगर तुम बेयर मिनिमम बोलो तो देखो, स्पेशली मैथ्स में तो चैप्टर का लेंथ बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिमिट्स की बात करूं, तो लिमिट्स में जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें तो मे बी ऑल टाइप्स ऑफ चीजों को कवर करने के लिए मे बी विल रिक्वायर आई विल से 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के, लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन बहुत छोटे 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 होते हैं। और फिर हम बात करते हैं मानिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत छोटे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, और चैप्टर वो बड़ा है, तो उस वाले केस में प्रोबेबली वी विल रिक्वायर आई विल से 50 क्वेश्चंस विल डू। और जैसे बहुत छोटा चैप्टर हो गया, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, तो 25 क्वेश्चंस विल डू। अगर मान लें अभी तक हमने केवल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन ही किया है, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर 2022, देन आई वुड से कि फिर हमें मे बी जो भी टाइम लेफ्ट है उसके अंदर आइदर वी शुड गो फॉर सम काइंड ऑफ क्रैश कोर्स जो ऐसे बच्चों के लिए डिजाइन हो हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग। और सेकंड थिंग आई कैन थिंक ऑफ गोइंग थ्रू PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ जेई, क्योंकि अगर तुमने बोर्ड का पढ़ा है तो मोस्ट वाली आई अज्यूम कि तुम्हें उतना चीजें तो आती ही होंगी। तो इसमें तो देखो आई विल गिव यू 2 सजेशंस। फर्स्ट थिंग इज इफ यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग सम कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आई विल से कि रिलीजियसली फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस व्हाट एवर दे आर सेइंग, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इन 12th compared to 11th things will be bit more hectic, so you cannot afford to waste any time। I will say ke be very 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 disciplined and make sure
एटलीस्ट ऑन द वीकली बेसिस यू आर अप टू डेट। मतलब अगर उन्होंने एक वीक में ये वाला चैप्टर खत्म कर दिया तो तुम्हारा भी उस वीक तक का, मतलब एक आध दिन में तो हो सकता है कि मान लिया वेंसडे को मैं एक दिन पीछे चल रहा हूँ, दैट विल इज परफेक्टली फाइन। बट संडे को जितना कोर्स कंप्लीट उन्होंने किया है उतना ही मेरी तरफ से हो जाना चाहिए। अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारा प्रिपरेशन पूरे साल स्मूथ चलता रहेगा। और अगर एक बार बैकलॉग बनना शुरू हो गया तो दैट इज ए स्पाइरली जिसे बोलते हैं ना, उसमें फिर बच्चा पुराना वाला करने की कोशिश करेगा। अगर मान लिया 2-3 चैप्टर का बैकलॉग हो गया तो पुराना करने की कोशिश करोगे तो करंट चैप्टर छूट जाएगा। करंट चैप्टर करोगे तो बिकॉज ओल्ड चैप्टर इज नॉट दैट स्ट्रांग तो तुम्हें वो आधा समझ में आएगा। तो उस विशियस सर्कल में घुसने से पहले यू शुड मेक श्योर कि यू आर अप टू डेट। मतलब कम से कम 10-12 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे से बुक्स बुक्स और ये सब बोलोगे तो आई विल से फॉलो देयर मटेरियल, एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड इंटायर मटेरियल तब फिर तो कोई भी बुक करो। देन इट इज जस्ट फॉर द एक्सपोजर, फिर तो तुम कोई भी बुक कर सकते हो। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज टाइम टू टाइम रिवीजन। जो भी तुम्हारे वहां पे टेस्ट होता है, आई एम अज्यूमिंग एवरी मंथ यू माइट बी हैविंग ए टेस्ट। उस टेस्ट से पहले क्यूमुलेटिवली जो भी तुम्हें पढ़ाया गया है यू शुड बी एबल टू रिवाइज इट थ्रू नोट्स। नोट्स की एक रीडिंग लग जाए जो भी उस दिन तक पढ़ाया है तीनों सब्जेक्ट में, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, मतलब ऐसा कुछ है नहीं वैसे कि हाउ मेनी इयर्स क्वेश्चन आई शुड बी एबल टू डू इट। इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच अवेलेबल टाइम यू आर हैविंग। मतलब अगर मेरे से आंसर पूछोगे तो आई विल से कि एज मेनी इयर्स एज पॉसिबल। तो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों का प्रिपरेशन लेवल, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इज डिफरेंट, तो इसका कोई आंसर नहीं है। बट आई विल से यू कैन डू इट एटलीस्ट 19, 20 और 21। इसका मान लिया हमने एक एक पेपर पहले सॉल्व कर लिया, फिर 19, 20, 21 का दूसरा दूसरा पेपर सॉल्व कर लिया, तो यूल गेट काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ ऑल 3 इयर्स। अब इसमें से मान लिया अगर तुम्हारा 19, 20 और 21 सारे पेपर खत्म हो गए, देन यू कैन मूव टू उससे पहले वाला ना 18 पे मूव कर सकते हो। तो जितना भी टाइम अवेलेबल होगा उसके हिसाब से आई थिंक दिस विल बी द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। तो आई विल से वी शुड नॉट go at either extreme. For a normal human being, if there is no medical condition, everybody can study for 11 hours or so per day at least, and definitely we should not cross 14 hours barrier in my opinion for the proper studies. So 11 to 14 में whatever you are comfortable, you should go for it. First of all, this is perfectly fine. My means if in a chapter I am able to complete only 80% and that 20% difficult portion is left, I will say not much to worry, right? It is even a good strategy rather than completing a chapter 100%. We can do if possible 2 chapters 80% तो उस वाले ओके पॉइंट सर। ऑफ व्यू से तो मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं है। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कौन से चैप्टर्स में मैं ज्यादा वो दूं, तो I can only talk about mathematics, and in mathematics, number one chapter is 3D. Then I will put vector. Then I will put definite integration. These are the ओके। three very important chapters. हाँ. So I will say there are two components, rather three components. First thing is understanding the theory. For that, YouTube will help, and nowadays material is as good as whatever is being taught in any coaching institute, in any reputed coaching institute. तो जैसे लेक्चर समझने के लिए, थ्योरी समझने के लिए यू कैन गो फॉर यूट्यूब चैनल। देन सेकंड पार्ट इज प्रैक्टिस पोर्शन from where you should practice the question. That is also a very important factor because it depends what kind of material you are selecting. If given a choice, I will suggest that you should go for some correspondence material of some institute. अब ऐसा बोलने पे मैक्सिमम टाइम पे व्हाट यूल गेट, जितने भी ये रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल लेवल पे, दे चार्ज अलॉट, मे बी 20,000 और 15,000, एंड वन मे नॉट बी हैविंग दैट मच मनी। तो सेकंड ऑप्शन आई विल से यू कैन गो फॉर, अगर किसी के पास पुराना मटेरियल पड़ा हो, और इन प्लेसेस लाइक दिल्ली देर इज नई सड़क जैसी चीजें भी होंगी, आई एम श्योर दूसरे शहरों में भी वैसा होता होगा जहाँ पे 1-2 साल पुराना भी कोचिंग मटेरियल मिल जाता है। तो दैट मटेरियल आई विल स्टिल प्रेफर बिकॉज दैट विल बी
better in rather than books, because books में यूजली ग्रेडेड क्वेश्चन नहीं होते हैं उस मटेरियल में, बिकॉज वो मटेरियल अपने बच्चों को भी दे रहे होंगे, तो उसमें कोई मार्केटिंग वाली जो चीज़ है वो थोड़ा सा कम होगा। तो प्रैक्टिस के लिए आई विल से कि किसी भी कोचिंग का अगर हमें स्टडी मटेरियल मिलता है तो वो हमें करना चाहिए, बट उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव सोल्यूशन ऑफ इट। अगर सोल्यूशन नहीं है देन इट विल क्रिएट सम फ्रस्ट्रेशन, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एंड देयर इज नो वेयर टू गो फॉर द आंसर, तो फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है और टाइम वेस्ट भी होता है ऑफ कोर्स। तो वी शुड मेक श्योर कि वट एवर मटीरियल वी आर डूइंग उसका टेक्स्ट सोल्यूशन तो हमारे पास अवेलेबल होना ही चाहिए। तीसरा चीज आ गया फिर रेगुलर प्रैक्टिस। तो अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट से इफ यू आर बाइंग देन मोस्ट वाली दे विल क्लब प्रैक्टिस सॉरी दिस टेस्ट सीरीज विद इट, तो उन्हीं का टेस्ट सीरीज देते रहो सेम सीक्वेंस में। अदरवाइज किसी भी इंडिपेंडेंट टेस्ट सीरीज को भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। और फोर्थ, अभी आई हैव ऑलरेडी सेड कि टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर तुमने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है और मान लिया वो जैसे हम 3 वीक में एक टेस्ट लेते हैं, तो इन इन दैट ड्यूरेशन बिटवीन 2 टेस्ट जो पढ़ाई हो रहा है, जो प्रैक्टिस हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके साथ में हमें नोट्स के रीडिंग लगातार लगाते रहना चाहिए जो भी डे 1 से उस दिन तक पढ़ाया गया है, तो लास्ट तक एवरीथिंग विल बी फाइन। I will say it is very difficult to get a good rank just on the basis of NCERT, but again miracles do happen. Last year कुछ पेपर्स जो थे उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही जो लेवल था दैट वाज मतलब प्रिटी डाइल्यूटेड, और एनसीईआरटी काफी कुछ उसमें सफिशिएंट था। तो नेक्स्ट ईयर के लिए नोबडी कैन प्रिडिक्ट, मतलब उसी लेवल का पेपर आएगा ऐसा तो बोल नहीं सकते। लास्ट ईयर बाई चांस ऐसा आया था, तो बिकॉज अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो यू कैन प्रिपेयर इट, वहीं से प्रिपरेशन कर लो, और मेंस लेवल की कोई एक एक्सरसाइज लगा सकते हो पर चैप्टर, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और देन विश की पेपर तुम्हारी लाइन पे आ जाए। If JEE mains preparation is not good, and not good in the sense the entire course अगर 100 है and if you are not completed more than 20-30%, then on the मतलब as a practical suggestion I will say we should focus on other exams rather than waiting for it. If 70 to 80% portion is done, then there is a plenty of time available till second mains and you can build upon it. And if you are doing it, then again बाकी के जो एग्जाम हैं दे विल बी प्रिपेयर्ड अपने आप ही, बिकॉज बाकी का जो एग्जाम है बीट बिट सेट और दैट वो जेई से नीचे के लेवल का ही है। तो अगर तुम जेई में 100% इफ यू आर एबल टू फिनिश द सिलेबस, देन ऑटोमेटिकली दे उनमें तुम्हें यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग extraordinary, just previous years के question will be sufficient for other exams in that case. If you ask me what is the priority order, I will say first finish the course, first thing. After that, if you have made the notes, then go through the notes from chapter 1 to chapter 25, whatever chapter you are having, and then you can go for practice. अब जितना भी time लग रहा है you have to spend it, there is no shortcut in that in my opinion. What you should do, I hope they will be taking a test at the regular interval, and the interval could be 3 weeks or 4 weeks between 2 tests. If it is more than 3 weeks, of course, ऐसा नहीं होना चाहिए कि every week they are taking test, then it is not possible, of course. In a month you should be able to revise entire syllabus cumulatively, be it 11th or 12th, whatever has been taught to you from day 1 to that day, you should be able to revise. And when I say revision, I suggest it should be just reading the notes, and whatever illustrations are there, you should also go through it rather than solving by hand, because if you start solving questions by your hand, then you won't be able to complete the revision. And being in touch of different type of formulas or concepts or points is very important to have a good confidence in your preparation. Definitely, you should lower down your effort in other 2 subjects and invest that time in chemistry, because if it is something like my chemistry is at 80 and math and physics are at 90, so this much difference is kind of fine.
But if it is huge difference, like my physics is at 80 and math is at 80 and chemistry is at say 30, then definitely I'll say okay, you should devote 50% of the time to chemistry only, and in remaining 50 other two subjects. So when I said 11 to 14 hours, I was including time devoted to your school and transportation and coaching and self-study. The entire thing I calculated in that 11 to 14 hours slot. So if you're going to coaching classes for say 6 hours or 7 hours, then remaining time you can, after coming back from coaching, what you'll do? First of all, you will revise the notes of that day. First thing. Second thing, whatever homework is given to you, that you should try to complete. And third thing is revision of the previous chapters, and that is reading the notes of completed portion. Definitely, my suggestion will be you should try to complete all chapters of 11th up to a minimum level. That means at least basic question you should be able to do from those chapters, and that will give you, that will fetch more marks for you, I guess. Stay confident and keep putting your best efforts. Still, hell lot of things can be done with your score. It can be improved like anything. You should not lose hope, and you should keep putting efforts. Results will come sooner or later. All the very best. That's it from my side.